वेलकम है आप सबका मेरे चैनल रामसिंह टेक एचयू में। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि आज मतलब 2 दिन वीडियोस चल रहे हैं कॉन्सेप्ट, और आज इसे क्लियर करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। कंस्ट्रक्टर काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जावा कोर जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आज इसे कंप्लीट कर देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मेनली आज हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यार कंस्ट्रक्टर चेनिंग जावा में है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हो कि यार आप एक ही मतलब ये होना चाहिए कि यार आप सेम क्लास में से और सेम कंस्ट्रक्टर मतलब एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहे हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, ये हम अचीव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो दिस और सुपर के बारे में हम कम्प्लीटली मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो अभी थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं कि यार दिस क्या करने वाला है और सुपर क्या करने वाला है हमारे कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो दिस कीवर्ड है ना, तो दिस को आप ऐसे लिखने वाले हो, दिस और पैरेंथेसिस आप लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास से मतलब आप एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो एक क्लास के अंदर से, और ये जो दोनों कंस्ट्रक्टर है ना वो एक ही सेम क्लास में ही है, मतलब दोनों एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है, जब भी आपके वो दोनों कंस्ट्रक्टर, जैसे आप जिस कंस्ट्रक्टर में से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर आपके अगर सेम ही क्लास में है तो आप दिस कीवर्ड का यूज करोगे। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि आप एक कंस्ट्रक्टर तो एक क्लास में है और एक कंस्ट्रक्टर दूसरी क्लास में है, और यहाँ पे आप कॉलिंग करना चाहते हो कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप दूसरी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, बट इट्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुपर कीवर्ड का यूज करोगे। और एक ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके जो डिफरेंट क्लास से जो कंस्ट्रक्टर बिलोंग कर रहे हैं, उन दोनों क्लास के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप इन्हें कॉल कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको मेनली थोड़ा मतलब थ्योरेटिकली तो आपको मतलब समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसीलिए यार जितना हो सकेगा हम अपने सीरीज़ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे मेन फोकस रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आईडीई की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपाचे नेटबीन्स का ही यूज़ करूँगी। तो क्योंकि यार हमने एक्लिप्स पे काफ़ी काम कर चुके हैं, हम बहुत सारी वीडियोस में मैंने एक्लिप्स का यूज़ करा है, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन हम अपाचे नेटबीन्स पे भी काम करें, क्योंकि ये आईडीई में भी आप कोडिंग कर सकते हो, और ये दोनों आईडीई जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको दोनों पे कोडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको फाइल पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करा। नेक्स्ट, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम रखूँगी कंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। यार इन बिटवीन मतलब हो सकता है कि आपको जो भी आपकी कोडिंग है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो जितना हो सकेगा मैं जल्दी आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और जो भी है मतलब लगता है यार मेरे को कि यार आपका डाउट जो है वो काफ़ी मतलब है, मतलब ऐसा लगता है कि यार हर किसी का डाउट हो सकता है, तो मैं उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप इसे डिलीट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो यार अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग की बात करने जा रहे हैं, तो हमें एक अपना एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। और लेट्स से मैंने अपनी क्लास का नाम ए रख लिया है। इसमें मैंने एक्स वेरिएबल बनाया है एक, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल वाई नाम से बनाया है। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखूंगी, जिसके अंदर मैं सिंपली प्रिंट कर रही हूँ हाय ए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार हम कंस्ट्रक्टर में कैसे लिख पा रहे हैं और हम कंस्ट्रक्टर बना क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो इससे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस करा है, आप उन्हें देख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लिया है, अब मैं एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने जा रही हूँ। ठीक है, इससे मैंने इंट वैल्यू को इंसर्ट करा है।
अब मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करने जा रही हूँ और दिस में मैंने पैरेंथेसिस लगा के सिंपली इसे क्लोज कर दिया है और उसके नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है और मैंने इसमें प्रिंट कराया है हेलो ए और एक्स में मैंने ए को डाल दिया है। ठीक है, तो यार इस पैरामीटर में हो क्या रहा है आपका कि यार ये दिस चल रहा है यहाँ पे और जो दिस है दिस इस पार्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैंने कोई पैरामीटर दिया नहीं है। तो आपका वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है और हमने यहाँ पे दिस यूज़ करा है, तो हम सेम ही क्लास में कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब यार इसी क्लास में कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर कौन सा कंस्ट्रक्टर है? यार ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ से जो कंट्रोल है आपका इस कंस्ट्रक्टर पर चला जाएगा, तो पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ से ही सेकेंड लाइन से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इस पे कंट्रोल चला गया है, तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है मतलब हाई ए आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पे। फिर उसके बाद आपका ये जो सेकंड लाइन है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद हम ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं इसमें। और मैंने यहाँ पे दिस का प्रयोग करा है 3 और मैंने इसके अंदर प्रिंट करा है ओके ए और जो भी हमारी वैल्यू आई थी वाई में मैंने उसे पास ऑन कर दिया है। एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे तो वाई में चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो दिस है वो क्या कर रहा है, तो ये दिस एक मतलब दिस के अंदर मैंने क्या 3 पैरामीटर डाला है। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो इंट एक्सेप्ट करता है वो कंस्ट्रक्टर ये ढूंढेगा। तो यहाँ पे सेम क्लास में ही ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो इंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो वो ये वाला है। इसमें हम इंट वैल्यू ये लेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये वाला इसमें चलेगा। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर पूरा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कमांड इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। कोड कंप्लीट करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं और फिर उसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये रिजल्ट क्यों आया है। ठीक है, तो हम मेन क्लास में हम कोड कर लेते हैं ए इक्वल टू न्यू ए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लास का जो नाम है वो राम ए है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं और फिर उसको समझेंगे कि यार ये आउटपुट आया तो आया क्यों है। ठीक है, ओके नाउ यार थोड़ा सा इसमें मतलब हो गया था, मतलब दोबारा से प्रोजेक्ट बनाया और थोड़ा सा मतलब उसमें एरर आ रहा था, पर अभी नाउ इट्स सॉर्टेड ऑल। ठीक है, तो यही प्रोग्राम हमने राइट करा था उसमें पहले। अभी हम इसका आउटपुट देख पा रहे हैं हाई ए हेलो ए ओके। तो यार ये हाई ए क्यों प्रिंट हुआ है, अब उसका रीज़न समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो यार हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा एक्स वाई जेड क्लास। यहाँ पे मैंने पहले ए लिखा था कैपिटल ए, सबको मैंने एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने एक्स वाई जेड क्लास बनाई है और उसमें मैंने ये सारा कोड जो मैंने पहले भी लिखा था बिल्कुल सेम है कोड सारा। ठीक है, सिर्फ क्लास में चेंज है एक्स वाई जेड का। ठीक है, वो आप कर लेंगे आई होप। और तब भी कोई एरर आपको मिलता है जो भी मतलब, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो अब यार इसको समझ लेते हैं कि ऐसा आउटपुट आपका क्यों आया है। तो यहाँ पे आपने राम डाला। ठीक है, इट्स अ स्ट्रिंग, आपने राम डाला अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय। तो आपका जो स्ट्रिंग गया है तो यहाँ से जो कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा जो कि स्ट्रिंग इनपुट एक्सेप्ट करे। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर इन तीनों में से सिर्फ ये वाला कंस्ट्रक्टर है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो अब यार दिस आ जाएगा, तो दिस क्या करेगा, दिस ऐसे कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा जो कि ये 3 एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है, अब यार ये 3 तो एक इंट वैल्यू है और इंट कौन एक्सेप्ट करेगा, तो वो ये वाला कंस्ट्रक्टर करेगा। तो अब जब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जाएंगे इसे रन करने के लिए पहले, क्योंकि दिस का मतलब यही है कि जिस कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा ये जिस कंस्ट्रक्टर को पॉइंट कर रहा होगा तो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्टर रन होगा और उसके बाद जो हमारा दिस के नीचे का कोड है वो रन होगा। ठीक है, तो अब ये इंट वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा सबसे पहले। तो अब इसमें जाएंगे हम, तो यार ये दिस लिखा हुआ है
और दिस बोल रहा है कि ये पॉइंट कर रहा है एक कंस्ट्रक्टर को जिसमें कोई भी इनपुट वो नहीं लेता। तो वो ऐसा कंस्ट्रक्टर तो यार हमारे पास एक ही है, वो ये है। तो सबसे पहले ये वाला रन होगा। अब यार इसमें तो कोई दिस स्टेटमेंट है नहीं, तो इसलिए हम इसे सीधा रन कर देंगे। तो ये सीधा रन होगा और इसका जो आउटपुट है क्या, हाई ए हमें अपनी स्क्रीन पर मिलेगा, और जो कि हमें मिल भी रहा है। सबसे पहले हाई ए मिल रहा है हमें, ठीक है। अब ये वाला तो कंप्लीट हो गया। तो अब इस दिस के, क्योंकि ये विदाउट पैरामीटर वाला चल गया है हमारा, तो अब इस दिस के नीचे का जो कोड है वो इम्प्लीमेंट होगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब ये कोड क्या बोल रहा है, हेलो ए प्रिंट होना चाहिए। तो यार हेलो ए स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है हाई ए के बाद। और ये वाला जब पूरा एग्जीक्यूट हो गया कोड, तो ये कह रहा है दिस के नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करो। तो अब यार इसके नीचे वाला कोड तो बोल रहा है ओके ए प्रिंट करो। तो ओके ए प्रिंट हुआ है हेलो ए के बाद। और ये हमारा पूरा जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग था वो यहाँ पे हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि यार जब भी आप दिस स्टेटमेंट अपने कंस्ट्रक्टर में लिख रहे हो, है ना, दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आपके कंस्ट्रक्टर में। वो आप देख भी पा रहे होगे कि जिस भी कंस्ट्रक्टर में हमने दिस का यूज़ करा है वो आपका क्या है, पहला स्टेटमेंट है आपकी कोड का। ये जो ब्लॉक है आपका उसके कोड का सबसे पहला वाला स्टेटमेंट हमने दिस यूज़ करा है। तो दिस और सुपर दोनों आप जब भी यूज़ करोगे तो उसका जो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए वो आपका दिस का ही होना चाहिए, ठीक है। और सुपर मतलब दोनों के लिए यही एप्लीकेबल है कि फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी दिस और सुपर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। अब देखते हैं कि यार इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा जो बाकी रह गया है इसमें। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर चेनिंग, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझाया गया तो आया होगा, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार कंस्ट्रक्टर और मैथड्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि यार कंस्ट्रक्टर क्या है और मैथड क्या है। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो कंस्ट्रक्टर भी एक मैथड है, पर वो एक स्पेशल मैथड है। अब वो कैसे स्पेशल है वो आपको पता होना चाहिए कि यार कंस्ट्रक्टर में जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो आपका तभी रन होगा जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे ही कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक आपका रन होगा। लेकिन ये चीज़ मेथड के साथ नहीं है। मेथड तो आप क्या, मेथड का जो कोड होता है वो आप अपने हिसाब से लिखते हो यार कि मतलब मुझे ये काम करवाना है इस मेथड से, तो वो आपने अपने हिसाब से लिख दिया। और उसका कोई टाइम मतलब नहीं है कि यार वो मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे ही रन होगा। आप अपनी मर्जी से उसे कभी भी इन्वोक कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब ये देखिए कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, मतलब कंस्ट्रक्टर को कौन इन्वोक करता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जेवीएम है वो खुद ही इसे इन्वोक करता है। हम कोई इन्वोक नहीं करते हैं इस कंस्ट्रक्टर को। लेकिन जो मेथड होते हैं वो एक प्रोग्रामर जब भी चाहे अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस हमारा वो है अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। हमने देखा था कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर जब भी हम इनिशिएट कर रहे थे हम क्या लिख रहे थे, सिंपल सा हम मतलब अपनी क्लास का नाम लिखते थे कंस्ट्रक्टर में और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा रहे थे, उसमें हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे थे वहाँ पे। लेकिन यार एक मेथड में आपको रिटर्न टाइप लिखना मैंडेटरी है। आपको वॉइड लगाओ, आप मतलब जो भी रिटर्न टाइप आप लिखना चाहते हो, स्ट्रिंग, इंट, पर ये जरूरी है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न टाइप लगाओ ही लगाओ, ठीक है। और जो फोर्थ डिफरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो आपकी क्लास का नाम दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका कंस्ट्रक्टर रन करेगा। नहीं तो आपका कंस्ट्रक्टर रन नहीं हो करेगा। अगर आप कोई भी नाम दे देते हो अपने कंस्ट्रक्टर को तो वो कंस्ट्रक्टर रन नहीं करेगा। लेकिन मेथड्स में ये होता है कि यार आप मेथड का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, मतलब आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा मैंडेटरी केस नहीं है कि यार आपका नाम यही होना चाहिए और आपको यही देना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच में। अब और एक डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टर जब भी एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आपको अपने प्रोग्राम में बनाने हैं तो उसमें सेम पैरामीटर्स सेम नहीं होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो या फिर डेटा टाइप अलग हो पैरामीटर्स का, तभी आप डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है। क्लास में, एक क्लास में अगर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाना है डिफरेंट, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैथड्स बनाने हैं तो मैथड के नेम भी डिफरेंट होने चाहिए और
पैरामीटर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आपको जब भी डिफरेंट मेथड बनाना है तो वहाँ पर आपको नाम भी डिफरेंट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम अपना कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जावा के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए दूसरे कॉन्सेप्ट्स में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।